हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हियर आई एम डॉक्टर शालिनी। और आज हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के द्वारा निम्नलिखित में से किन शक्तियों का उपभोग किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वह किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति उसकी सलाह पर संसद के सत्रों को आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं। तो इसमें से राइट जो इसका आंसर है वो चूज करना है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 बोथ, डी है ना तो एक ना ही दो। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा वो किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है। वो किसी भी समय लोकसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कि राष्ट्रपति उसकी सलाह पर संसद के सत्रों को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति जो है, इंडियन जो प्रेसिडेंट हैं, वो पीएम की परामर्श पर ही, उनकी एडवाइस पर ही पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उनको बुलाते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं। ओके, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है बी केवल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पंचायतों के प्रावधान यानी पेशा अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह संविधान के भाग 9 के प्रावधानों का 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तार करता है। ओके, ऐसा तो नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह ग्राम सभा को लोक प्रथाओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट राइट है। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कौन से उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ए है केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 बोथ, और डी है कि ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, जो पेशा अधिनियम जो 1996 में बना था, पेशा एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो गांव की जो ग्राम सभा होती है, इनको लोग जो प्रथाएं हैं और इनके जो कस्टम्स होते हैं उनकी सेफ्टी करने का, उनका संरक्षण करने का राइट इनको मिला होता है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा केवल दो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 5th शेड्यूल है, इसमें अभी 10 जो स्टेट्स हैं वो अभी हैं। वो हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो आप देख सकते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, और पेशा जो एक्ट है वो 6 शेड्यूल के क्षेत्रों में विस्तारित नहीं होता है। ठीक है, ये 5th शेड्यूल में ही जो 10 राज्य है वहाँ तक ही रहता है। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट है, क्योंकि ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ग्राम सभाएं होती हैं, इनको अपने कस्टम्स को, अपनी प्रथाओं को, उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, ये सारी जो उनकी चीज़ें हैं, इसके लिए वो उनको संरक्षण प्रदान करता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित करता है। ओके। सेकंड है, संविधान भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में अन्य स्थान या स्थानों को नियत करने के लिए अधिकृत करता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा राइट है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो सकता है सी, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो दोनों ही स्टेटमेंट है दोनों ही राइट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभावी हो जाती है। ओके। ए, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की समय सारणी की घोषणा करने के पश्चात। ओके।
बी है मतदाताओं से सदन के सदस्यों के निर्वाचन का आह्वान करने वाली अधिसूचना जारी होने के पश्चात। सी, जिस महीने में चुनाव आयोजित किए जाने हैं सदैव उस महीने की पहली तारीख से। एंड डी, उम्मीदवारों के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नामांकन दर्ज करना आरंभ करने के पश्चात। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? आई थिंक जो ए ऑप्शन है ये राइट है। चुनाव आयोगों के द्वारा चुनावों की समय सारणी की घोषणा किए जाने के पश्चात, जैसे ही उनका टाइम टेबल वो डिसाइड कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, उसके जस्ट बाद ही जो आदर्श आचार संहिता है वो एनफोर्स हो जाती है, लागू हो जाती है। और बाकी के जितने ऑप्शन है बी सी डी ये रॉन्ग हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसको हम लोग ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, केवल कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं है। ओके। बी, संसद और राज्य विधायिका दोनों के द्वारा निर्वाचन नामावली तैयार करने में संबंधित प्रावधान किए जा सकते हैं। सी इज, परसीमन आयोग द्वारा जारी आदेशों को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। एंड डी है कि जघन्य अपराधों के दोषी पाए गए कैदी लोकसभा चुनावों में मतदान नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर चूज करना है जो ठीक नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर। सी इसमें ठीक नहीं है। ओके, तो संविधान का जो पार्ट 15 है इसमें आर्टिकल 324 टू 329 इसमें निर्वाचन प्रणाली से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये सारे वही प्रावधान है जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है? तो कौन से ऐसे कोर्ट्स हैं जहां पर अपॉइंटमेंट जब न्यायाधीशों का किया जाता है तो जो इंडिया के CJI हैं उनसे एडवाइस लिया जाता है? ओके, तो यहाँ हम देखते हैं, फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड है उच्च न्यायालय, थर्ड है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पर हमें राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1 और 3, डी 2 और 3। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनमें जब न्यायाधीशों का यानी कि जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उस वक्त जो CJI हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे परामर्श लिया जाता है, उनसे एडवाइस लिया जाता है। सबॉर्डिनेट जो भी कोर्ट्स होते हैं उनमें जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए हम CJI से परामर्श नहीं करते हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए 1 और 2 ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेतक यानी व्हिप। तो सचेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन में शिष्टाचार सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। नो, ये राइट नहीं है। सेकंड है, सचेतक के निर्देशों का पालन न करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यस, की जा सकती है। तो यहाँ पर हम अगर इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा केवल 2। तो अगर हम 2 को देखते हैं तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ये समितियां संविधानेतर प्रकृति की होती हैं। ओके, सेकंड है, इन समितियों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, और थर्ड है कि केवल कैबिनेट मंत्री ही इनके सदस्य बनने के पात्र होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है? फर्स्ट है ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी है 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1, बिकॉज जो भी कैबिनेट जो कमेटीज होती हैं वो संविधानेतर प्रकृति की होती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट इनको नहीं बनाते हैं, और केवल कैबिनेट मंत्री ही इसके सदस्य हों। इट्स नॉट कंपलसरी कि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं वही इसके मेंबर्स होंगे।
तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो होगा केवल 1। ओके, सो you can check explanation here. Come to the next question. किसी विधेयक को पारित करने को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध के समाधान हेतु संविधान के द्वारा, इतना शुद्ध हिंदी है, संविधान के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है? तो फर्स्ट है साधारण विधेयक, सेकंड है संविधान संशोधन विधेयक एंड थर्ड है धन विधेयक। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पहली मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ बिल को लेकर। तो टाइप्स ऑफ बिल में मैंने ये सारी जितने भी यहाँ विधेयक हैं, बिल हैं, इनको डिस्कस किया था। जॉइंट सेशन के बारे में बात हो रही है, तो जॉइंट सेशन किन बिल्स को लेकर हम बुला सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट बिल्स, so you can check my videos and you can watch. So नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। ए है केवल 1, बी केवल 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी 1 एंड 2। तो हम देखते हैं कि अगर जॉइंट सेशन बुलाना हो तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डिनरी जो बिल्स होते हैं उनके लिए ही हम जॉइंट सेशन बुलाते हैं, बिकॉज जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखे जाते हैं और इसको जॉइंट सेशन को बुलाने की भी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि अगर एक जो सदन है उसने अपना जो मत है नहीं दिया है, 6 मंथ तक अपने पास पेंडिंग रखा हुआ है बिल को, तब हम जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा यहाँ ये हो सकता है कि एक जो हाउस है वो एग्री है, दूसरा हाउस एग्री नहीं है, तब जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों ही हाउसेज एग्री नहीं हो उस बिल को लेकर, फाइनली दोनों ही उस पर डिसएग्री हो जाते हैं, तब हम जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। और जॉइंट सेशन बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है। और अगर इसके अध्यक्षता की बात करें तो जो लोकसभा स्पीकर है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सेशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल्स होते हैं इनके लिए हम जॉइंट सेशन नहीं बुलाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जॉइंट सेशन वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं वाले बिल जो होते हैं ये दोनों ही सदनों में, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं इनमें अलग अलग पास होते हैं, तो इनमें उनका ऐसा कुछ रहता नहीं है कि उनमें डिस्प्यूट्स होंगे। दूसरा, अगर फाइनेंस की बात करें, जो मनी बिल है इनकी बात करें हम, तो मनी बिल से रिलेटेड जो पावर्स हैं वो लोकसभा के पास ज़्यादा है, राज्यसभा के पास वो पावर्स नहीं है कि वो मनी बिल को पास कर सके। तो यहाँ पर लोकसभा जो है वो सुप्रीम होती है, उसके पास ही इससे रिलेटेड पावर्स होती हैं, तो इसमें डिस्प्यूट से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा केवल 1, यानी कि ऑर्डिनरी विधेयक, साधारण विधेयक, ठीक है। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अधिकरणों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इन्हें 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 हुआ था उसके द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरा है कि संसद ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार के अधीन नियोजन से संबंधित प्रकरणों का निपटारा करने के लिए की है। ओके। थर्ड है, राज्य विधायिकाओं को राज्य सरकार के अधीन नियोजन से संबंधित प्रकरणों का निपटारा करने के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 एंड 2, बी केवल 2 एंड 3, सी है 1 एंड 3 एंड डी है 1, 2 एंड 3। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है, बिकॉज 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसके थ्रू ही इनको संवैधानिक दर्जा मिला है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड है कि संसद ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना केंद्र सरकार के अधीन नियोजन से संबंधित प्रकरणों का निपटारा करने के लिए की है। केंद्र सरकार से के जो मामले होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाया था। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए 1 एंड 2। थर्ड राइट नहीं है, बिकॉज जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर्स होते हैं
इनको स्टेट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित करने का राइट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन चेक एक्सप्लेनेशन हियर। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं और ये आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किन साधनों के प्रभाव स्वरूप भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कम हो जाता है? ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल की ओवर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फर्स्ट है गिलोटिन, सेकंड है प्रत्यायोजित विधायन एंड थर्ड है स्थगन प्रस्ताव। तो इसमें से क्या राइट हो सकता है? ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 1 एंड 2, सी है 2 एंड 3, डी है 1, 2 एंड 3। सो कुछ ऐसे वोकेबुलरी होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप मेरे वीडियोस में उनको चेक कर सकते हैं। तो गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रपोजल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, सपोज है ना, या फिर कोई भी बिल लाया जा रहा है तो उस पर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होता है तो कभी कभी क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है और उस पर पूरी तरह से डिस्कशन नहीं हो पाता है, और पूरी तरह से डिस्कशन नहीं होगा और बिना डिस्कशन के ही हम उसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम गिलोटिन बोलते हैं, यानी कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने किसी भी प्रपोजल को पूरी तरह डिस्कस किए हुए ही पास कर दिया, दैट इज़ गिलोटिन। ठीक है, तो ये एक जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है इसका एक साधन हो सकता है, इसका एक तरीका हो सकता है, और इसको हम मोस्टली उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ब्यूरोक्रेसी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रत्यायोजित विधायन को, तो डेलीगेटेड जो लेजिस्लेचर है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जब एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के पास वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो वो कुछ ऐसे अपने जो वर्क्स हैं, ठीक है, तो उनको ब्यूरोक्रेसी को डेलीगेट कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। या ठीक है, तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये राइट हैं, और थर्ड इज़ नॉट राइट। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 एंड 2, यानी बी। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, संविधान के अनुसार बिना किसी प्रतिबंध के भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध्य होगा। सेकंड, संसद किसी भी स्थिति में राज्य के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकती, यानी बाउंडेशंस नहीं लगा सकती है। तो विच इज़ द राइट आंसर? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एंड 2, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ जो ये वर्ड इन्होंने लगाया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से ये सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज बिना किसी प्रतिबंध के भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर व्यापार, वाणिज्य, समागम बाध्य होगा, उस पर बाउंडेशन नहीं होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान के अनुसार ये नहीं है, तो ये रॉन्ग है। सेकंड है, संसद किसी भी स्थिति में राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकती, कर सकती है, कुछ इसके कंडीशंस होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो कर सकती है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदासीन प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या उनकी मृत्यु होने पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक रूप से संपन्न होगी? यहाँ इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, लोकसभा स्वतः भंग हो जाएगी, ओके। बी, लोकसभा नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी, अच्छा, ओके। सी, मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाएगी, एंड डी, उसकी पार्टी का वरिष्ठतम नेता स्वतः प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। सी इसलिए होगा बिकॉज हम लोगों ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया है ना, एज यू नो।
तो ब्रिटेन से जब हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था तो वहाँ पर एक जो ये स्टेटमेंट है वो बहुत फेमस है कि जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात होती है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट की बात होती है, तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट उस वक्त दिए गए थे और जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट दोनों पर फिट बैठते हैं। जैसा एक स्टेटमेंट था कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, ठीक है। और एक चंद्रमा और नक्षत्र, इनका भी एक स्टेटमेंट था कि जो पीएम हैं वो एक चंद्रमा की तरह हैं, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो नक्षत्रों की तरह हैं। तो एक सबके लिए सब एक के लिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है कलेक्टिव सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी यूज़ होता है। तो अगर पीएम रिज़ाइन करते हैं या उनकी सडनली डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो स्वतः ही भंग हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ओके। सेकंड है प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। थर्ड, प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है इसलिए उसके पास सीमित शक्तियां होती हैं। ओके, तो यहाँ कौन सा जो स्टेटमेंट है वो राइट है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 एंड 2, सी 2 एंड 3, डी है 1, 2 एंड 3। सो आई थिंक इसमें फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो राइट है। सो बी इज द राइट आंसर। इसको डिस्कस करते हैं। जो मोस्टली क्या होता है कि अगर लोकसभा में सबसे जो वरिष्ठतम जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनको ही प्रेसिडेंट जो है प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं और इनको जो ओथ है वो भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट राइट है। थर्ड स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि उनका जो पद है वो परमानेंट नहीं होता है इसलिए उनके पास सीमित शक्तियां होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, फर्स्ट है सभी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की एक समान व्यवस्था विद्यमान है। सेकंड, किसी भी राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 मेंबर से कम नहीं हो सकती है। और थर्ड है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। ओके, तो इसमें से क्या सही हो सकता है? तो हम देखते हैं कि ऑप्शंस हैं ए केवल 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 एंड डी है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। ओके, देखिए जितने भी स्टेट हैं वहाँ द्विसदनीय विधानमंडल की एक समान व्यवस्था है, यहाँ पूछा सही नहीं है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। बिकॉज कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बाय कैमरल सिस्टम है ना, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है। लेकिन बाकी के जो स्टेट्स हैं, काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर यूनिकैमरल है, एक सदनीय है, एक ही हाउस है, ठीक है, यानी कि विधानसभा ही है ओनली, है ना। काउंसिल ऑफ जो लेजिस्लेचर है वो नहीं है, वहाँ विधान परिषद नहीं है। तो सेकंड है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 सदस्यों से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कहा गया है लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर 30 भी हैं, 40 भी हैं। नागालैंड, मिजोरम है, काफ़ी कम है यहाँ पर। तो इनको आप एक्सप्लेनेशन में अभी चेक कर सकते हैं। और किसी भी राज्य की विधानसभा में केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, नहीं, उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं। और कुछ मेंबर्स जो हैं वो जैसे प्रेसिडेंट जो हैं एंग्लो इंडियन को भी वहाँ नॉमिनेट करते हैं अगर उनका जो इनफ नहीं है उनका पार्टिसिपेशन, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। बट अब जो एक अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2020 तक ही ये प्रोसेस है और 2020 के बाद एंग्लो इंडियन का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। 95th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2009 में, उसके तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में स्थानीय शासन यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में बात हो रही है, वो किस लिस्ट में आता है, ठीक है। तो ए है संघ सूची के अंतर्गत, बी है समवर्ती सूची के अंतर्गत और सी राज्य सूची, डी है संघ की अवशेष शक्तियों के अधीन, ठीक है। तो जो स्टेट में स्टेट लिस्ट में एक
तो जो स्थानीय शासन है यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको हम स्टेट लिस्ट में रखते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिला न्यायाधीश के पास फौजदारी मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार नहीं होता है, ओके। और सेकंड है, सत्र न्यायाधीशों को मृत्युदंड देने की अधिकारता प्राप्त होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें राइट है? ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एंड 2 बोथ, और डी है ना तो 1 ना ही 2। तो कौन सा इसमें से राइट हो सकता है? देखिए, जिला जो न्यायाधीश है यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, इनके पास फौजदारी मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार नहीं होता है, ओके। और सेकंड जो है कि सत्र न्यायाधीश जो सेशन मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको मृत्युदंड देने की अधिकारता प्राप्त होती है। बट ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हाई कोर्ट से उनको परमिशन लेनी होती है, तो उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं अपने जो डिसीजन है उनको, ठीक है। तो सत्र न्यायाधीश किसी भी दोषी को उम्र कैद या मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन उसको इस मामले में उच्च न्यायालय से अनुमोदन आवश्यक होता है, चाहे अपील की जाए या ना की जाए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ओके, ये बात ठीक है। सेकंड है, राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ओके। थर्ड है, राष्ट्रपति सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, ओके। तो इसमें से राइट आंसर हम लोगों को चूज करना है। ऑप्शंस हैं केवल 3, बी है ओनली 1 एंड 2, सी है ओनली 1 एंड 3, और डी है 1, 2 एंड 3 ऑल। तो इसमें हम देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, ओके। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड को कहीं भी यूज नहीं किया गया है, इस बात को आप नोट कर लें, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये भी बात ठीक है। और थर्ड है कि राष्ट्रपति सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। तो राइट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, ओके। व्हाट ए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस टिप्पणी को सही सिद्ध करता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैंने आपको मैंने वीटो ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। वीटो क्या क्या वीटो पावर्स मिले हुए हैं इंडियन प्रेसिडेंट को, और उनका मैंने आपका कंपैरिजन भी किया था जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके साथ, तो वहाँ ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो यहाँ ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं। बी, भारतीय राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं। सी, भारतीय राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं। डी है, भारतीय राष्ट्रपति अनिश्चित अवधि तक विधेयक लंबित रख सकते हैं जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 डेज के भीतर विधेयक कांग्रेस को वापस लौटाना होता है, ओके। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ये है डी। देखिए, जो पॉकेट वीटो होता है उसमें क्या होता है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो अनिश्चित अवधि तक किसी भी बिल को अपने पास रख सकते हैं, यानी पॉकेट में डालकर वो उसको भूल जाते हैं या पड़ा रहने देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि वो अनिश्चित अवधि तक उन्होंने उसको लंबित रख दिया। सेकंड उसमें ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास ये टाइम लिमिट होती है कि उनको 10 डेज के अंदर कांग्रेस यानी कि जो अमेरिकन पार्लियामेंट है उसको उन्हें वापस लौटाना होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फिट बैठता है, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की वीटो पावर्स होती है, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो और आत्यंतिक वीटो, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को पॉकेट वीटो का राइट नहीं होता है, वो किसी भी विधेयक को अनिश्चित अवधि तक लंबित नहीं रख सकते हैं, जबकि इंडियन प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट की जेब जो है वो बड़ी है, ओके ओके। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो 120
जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चुनावों को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चुनाव सुधार कार्यान्वित किए गए हैं? ओके, फर्स्ट है राजनीतिक दलों के लिए टेलीविजन पर प्रसारण समय का न्याय संगत आवंटन। ओके, सेकंड है निर्वाचन आयोग को 1000 रुपए से अधिक के अंशदान की सूचना। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड है उम्मीदवारों के द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त की घोषणा, यानी कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है, इनमें से राइट चूज करना है हमें। ऑप्शंस हैं 1 और 2, बी है 2 और 3, सी 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 3 बिकॉज ठीक है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसको हम 1000 रुपए से अधिक के अंशदान की सूचना नहीं देते हैं। 1000 की जगह यहाँ पर 2000 होगा। ओके, तब ये स्टेटमेंट राइट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको टेलीविजन पर यानी टीवी पर जो इनका प्रसारण समय है उसका आवंटन किया जाता है कि कब आप अपना यहाँ पर दिखा सकते हैं। और थर्ड कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको वहाँ उनको डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, यहाँ आप इसका एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।